Today our topic is molecular approaches to animal systematics. It is from the BSc Zoology book paper B. ठीक है, पेपर बी बुक जो है जिसका नेम है एनिमल डाइवर्सिटी, उसके अंदर से आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ मॉलिकुलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस मीन मॉलिक्यूलर अप्रोचेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स के जो मॉलिक्यूल्स एनिमल्स की सिस्टमैटिक्स के अंदर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो हम करते हैं जिसके अंदर हम स्पीशीज़ की क्लास लेते हैं, फिर हम जीनस की क्लास बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं, फिर हम जीनस से हायर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं एनिमल सिस्टमैटिक्स के अंदर हम इस ग्रुपिंग को स्टडी करते हैं। टेक्सोनमिक हायरार्की कहते हैं इसको। और ये जो ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनिज़म्स की जो क्लासिफिकेशन की जाती है ये एनिमल सिस्टमेटिक्स के अंदर की जाती है। और वो कह रहे हैं कि हमने जो एनिमल्स की ग्रुपिंग की है वो डिफरेंट बेसिस की बेस पर की है। हमने ये कहा था कि एनिमल्स की जो ग्रुपिंग होती है, कार्लस लिनियस ने हमें ये बताया। उन्होंने मॉर्फोलॉजी की बेस पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी, उन्होंने एवोल्यूशन की बेस पर भी एनिमल की क्लासिफिकेशन की थी। फिर अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल की जो बेस पर जो है एनिमल की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनमें डीएनए आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, आरएनए आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके और उस कंपेयरिंग के बाद जो एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है ये भी एनिमल सिस्टमेटिक्स के अंदर आता है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है मॉलिकुलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमेटिक्स। अब यहाँ पर देखते हैं मॉलिकुलर अप्रोच इंक्लूड स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिकुलर अप्रोच के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, लाइक प्रोटीन्स, लाइक डीएनए, लाइक आरएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, इन मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है मॉलिकुलर अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अंदर पॉइंट लिखा है उसमें है द एनिमल्स हैव नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए। जो एनिमल्स होते हैं उनके डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म्स जीन्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस होता है ये जीन्स बनाता है। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है ये जीन्स कहलाता है। ठीक है, अब वो हमने क्वेश्चन ये राइज होता है कि डीएनए क्या है। DNA is called deoxyribose nucleic acid and it carrying genetic information for the development, growth and reproduction of all organisms. DNA जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक बॉडी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखने वाला मॉलिक्यूल है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये किस बारे में रखता है, फॉर दी डेवलपमेंट के लिए रखता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या रिप्रोडक्शन के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। ये डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब ये डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेल, एक मिनट, ये एक सेल है। ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स पैकेज्ड इनटू डीएनए मॉलिक्यूल्स पैकेज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हर जो सेल है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और ये डीएनए मॉलिक्यूल पैक्ड होता है इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल पैक्ड होता है, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो एक क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। ये इस तरह क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना,
सेल के अंदर, तो एक जो क्रोमोसोम है इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगी। ये एक क्रोमेटिड्स है, ये दूसरी क्रोमेटिड है। आपस में ये एक दूसरे की क्या लगती हैं, आपस में ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स लगती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होती हैं, ठीक है। और ईच क्रोमेटिड इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। एक क्रोमोसोम के अंदर ये 2 क्रोमेटिड हैं, और हर जो क्रोमेटिड है, ईच जो क्रोमेटिड है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। तो अगर 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर 1 क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 2 डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 1 क्रोमोसोम हैज़ 2 डीएनए मॉलिक्यूल, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। पॉइंट हम ये देख रहे थे कि द एनिमल्स हैव नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए, के जो एनिमल्स होते हैं उनके डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और ये जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का, ये जीन्स बनाता है। हमने पोजीशन देखी है डीएनए की कि कहाँ प्रेजेंट होता है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, उसके अंदर पैक्ड होता है डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है, और फिर डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। ये जो डीएनए है ये नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से बना है। नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस बनता है डीएनए के अंदर, और ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, ये जीन्स कहलाता है, ठीक है। दी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म्स जीन्स, ये सीक्वेंस बनता है तो जीन्स बनती हैं। अब डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो कौन सी होती हैं? डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं, इनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोमीन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है वो क्या बनाता है? जीन्स बनाता है। और जीन्स क्या है? द जीन्स फॉर्म डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स, जीन क्या करती हैं? डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है कि ये जो जीन्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये डिफरेंट जीन्स प्रोडक्ट बनाती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। हमने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा है एफएससी के अंदर, और ट्रांसलेशन भी पढ़ा है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस हमने पढ़ा है एफएससी के अंदर, उसके अंदर हमने ये देखा था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता था? ट्रांसलेशन के अंदर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो होता है यहाँ पर जब जीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। जीन्स फॉर्म डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स, जीन्स जो हैं वो डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कब बनती हैं? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। द क्लोजनेस ऑफ एनिमल्स कैन बी सीन इन प्रोटीन प्रोडक्ट्स। अब वो कहते हैं कि ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन डिफरेंट जीन्स प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जीन्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। द क्लोजनेस ऑफ एनिमल्स, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी क्लोजनेस को देखा जाता है इन प्रोटीन प्रोडक्ट्स से। ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको एग्जामाइन किया जाता है। इनको एग्जामाइन करके डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो क्लोजनेस होती है, जो रिलेटेडनेस होती है, उसको मेजर किया जाता है कि 2 एनिमल्स जो हैं इनके आपस में कितनी क्लोजनेस है, या ये आपस में कितना रिलेट करते हैं। ये डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स से इनको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डीएनए ऑफ रिलेटेड एनिमल्स ड्राइव फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। फिर वो ये कहते हैं कि जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उनका जो डीएनए है वो कॉमन इंसेस्टर से ड्राइव हुआ है। मतलब ये कि जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उनका इंसेस्टर जो है वो कॉमन है, वो दोनों कॉमन इंसेस्टर से अराइज हुए हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो टर्म यूज़ की गई है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज़ मॉलिक्यूलर क्लॉक। मॉलिक्यूलर क्लॉक की डेफिनेशन में देखते हैं। द कॉन्स्टेंट म्यूटेशन रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्लॉक। वो कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टेंट म्यूटेशन रेट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं। अब कांस्टेंट म्यूटेशन रेट क्या होता है? जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइम पास होता जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर म्यूटेशंस होती रहती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एक कांस्टेंट म्यूटेशन रेट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक कांस्टेंट म्यूटेशन रेट होता है, उनके जो डीएनए या आरएनए या प्रोटीन्स के अंदर जो चेंजिंग आती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। वो जो कांस्टेंट चेंज आता रहता है उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, या जो म्यूटेशन होती रहती है उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर
ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं। ये है मॉलिक्यूलर क्लॉक की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि द टेक्सोनमिस्ट आल्सो एस्टिमेट द टाइम पास्ट सिंस डाइवर्जेंस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, कि जो टेक्सोनमिस्ट होते हैं वो टाइम भी एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे जितना कि कितना टाइम गुजर चुका है कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्जेंस हुए हुए किसी भी ऑर्गेनिज़म की उसके कॉमन एंसेस्टर से इलादगी हुई हुई को कितना टाइम गुजर चुका है, ये भी जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं टेक्सोनमिस्ट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्लॉक जो है वो उसके अंदर भी वो भी हेल्प करता है इस एस्टिमेशन के अंदर, कि मॉलिक्यूलर क्लॉक की हेल्प से भी एस्टिमेशन लगाई जा सकती है। टेक्सोनमिस्ट ये एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये एक जो ऑर्गेनिज़म है ये अपने कॉमन इंसेस्टर से कितना अलहदा हो चुका है या कितना सेपरेट हो चुका है, उनसे कितना चेंज हो चुका है अपने कॉमन इंसेस्टर से, तो ये भी जो है एस्टिमेट लगाते हैं टेक्सोनमिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि सिंस सीक्वेंसिंग न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ कॉमन प्रैक्टिस, कि न्यूक्लियर डीएनए जो वो न्यूक्लियर डीएनए जो हमारे सेल के न्यूक्लियस का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो डीएनए होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है, यानी कि सीक्वेंसिंग मींस के तरतीब दी जाती है, यानी कि इन न्यूक्लियर डीएनए को और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की भी सीक्वेंसिंग की जाती है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए की जो सीक्वेंसिंग है वो भी की जाती है, उसकी सीक्वेंसेस ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे न्यूक्लियर डीएनए के अंदर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर। न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर डीएनए, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल बॉडी की वो वाहिद ऑर्गेनेली है जिसके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ये ऐसी एक ऑर्गेनेली है लिविंग एनिमल बॉडी के अंदर, जबकि हम प्लांट बॉडी के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसका खुद का। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर डीएनए से वो डीएनए मुराद है जो कि न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट डीएनए इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इट इज़ मोर यूजफुल इन टेक्सोनमिक स्टडीज़, ये टेक्सोनमिक स्टडीज़ के अंदर बहुत यूजफुल होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के से रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इस टॉपिक के अंदर। वो कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम। पॉइंट ए पे वो कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, हैव ओन जेनेटिक सिस्टम, इनके पास इनका अपना जेनेटिक सिस्टम है, यानी इनके पास इनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं दे आर इनहेरिटेड थ्रू साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द एग साइटोप्लाज्म। अब एग साइटोप्लाज्म क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग साइटोप्लाज्म कहते हैं यानी कि मदर का साइटोप्लाज्म, मदर्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब कोई जाइगोट बनता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक एग होता है और एक स्पर्म होता है, और एग और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो बनना होता है वो उसका जाइगोट बनता है। अब जो एक एग सेल होता है और एक स्पर्म सेल होता है, जो एग सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है। तो फिर जो एग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, और जो स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पर्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना, तो स्पर्म वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद डिग्रेड हो जाता है। जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। स्पर्म्स कंटेन फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया। वो कह रहे हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं ना उनके अंदर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड
हो जाते हैं, डिग्रेडेटेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किस वजह से ख़त्म हो जाते हैं? क्योंकि कुछ स्पर्म ड्राइव्ड कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स ट्रिगर कर देते हैं इंडक्शन ऑफ ऑटोफैगी की। ठीक है, इंडक्शन मतलब कि इंडक्शन का मीन्स होता है कि निकालना, कि वो ऑटोफैगी जो होते हैं, ऑटोफैगी उनको निकालना शुरू कर देते हैं स्पर्म ड्राइव्ड कंपोनेंट्स। अब जो ऑटोफैगोसोम्स होते हैं, ऑटोफैगोसोम्स क्या करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है स्पर्म के अंदर, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह जो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, उसकी तो डिग्रेडेशन हो जाती है। तो फिर जो एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता प्रेजेंट होता है मदर के एग के अंदर, तो फिर वही जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स जो है वही ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, या जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो मैटरनल होता है, वो मदर से उसकी ट्रांसफ़र हुई होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ इस टॉपिक के अंदर बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना जेनेटिक सिस्टम होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द एग साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये ट्रांसफ़र होता है। और ये कि देयरफॉर इट कैन बी यूज टू ट्रेस मैटरनल लिनेजेस। ठीक है, माँ का शजरिया नस्ब जो है इससे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मैटरनल लीनेज होती है, लीनेज कहते हैं शजर को। ठीक है, शजरिया नस्ब मतलब कि जो माँ की निस्बत है वो किस ख़ानदान से है या किस ऑर्गेनिज़म से है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, इससे मैटरनल लीनेज को ट्रेस किया जा सकता है कि मैटरनल लीनेज कौन सी है इस ऑफस्प्रिंग की। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए को जो टैक्सोनमिस्ट हैं ये ज़्यादा यूज़फुल समझते हैं टैक्सोनमिस्ट के अंदर। और लास्ट पॉइंट जो है उसमें वो कह रहे हैं, द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन्वॉल्व्स रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए तो होता है, लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट चेंजेस एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट रेट, और ये एक कांस्टेंट रेट के अंदर चेंज होता रहता है। This is all about the today's lecture, that was molecular approaches to animal systematic. Hope you like the lecture.